radioactive decay. When a radioactive material undergoes alpha, beta or gamma decay, the number of nuclei undergoing the decay per unit time is proportional to the total number of nuclei in the sample of the material. बेटा रेडियो एक्टिविटी एक अनप्रेडिक्टेबल जो है वो प्रोसेस है। जब आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल पड़ा होता है तो आप उसमें से किसी एक एटम या एक न्यूक्लियाई के बारे में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब डिके करेगा। तो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में तो आप बता ही नहीं सकते। मे बी वो उसी वक्त डिके कर जाए या मे बी उसको हज़ारों करोड़ों साल लग जाएं और फिर भी वो डिके ना करे। ठीक है ना। तो एक सिंगल न्यूक्लियस या सिंगल एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये कब डिके करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिके। अब रेट ऑफ डिके का मतलब है कि नंबर ऑफ डिके पर यूनिट टाइम, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है डिके पर यूनिट टाइम। ठीक है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डिके पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड या यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियाई डिके करेंगे वो प्रोपोर्शनल होता है टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल मटेरियल। यानी अगर सैंपल मटेरियल में न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं तो डिके पर यूनिट टाइम भी ज़्यादा होगा, और अगर बेटा ओरिजिनल नंबर ही सैंपल में कम है तो फिर डिके भी कम होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आमतौर पर हम एग्जांपल देते हैं कि कराची जो है ये एक बड़ा सिटी है, तो उसमें एक दिन में ज़्यादा आदमी जो हैं वो एक्सपायर या मर जाते हैं। जबकि कंडियारो एक छोटा सिटी है तो एक दिन में ऑन एवरेज यहाँ पर कम लोग जो हैं वो मरेंगे। ठीक है। तो जिस तरीके से छोटे शहर में लोग कम होते हैं, आदमी कम हैं, तो उनका रेट ऑफ डिके भी कम होगा, और बड़े शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से नंबर ऑफ पीपल जो एक्सपायर करेंगे वो भी ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेट ऑफ डिके भी इसी तरीके से प्रोपोर्शनल होता है टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल मटेरियल। अच्छा, इफ़ n इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इन द सैंपल मटेरियल, अगर बेटा हम n बोलें कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो मौजूद हैं किसी भी सैंपल मटेरियल में, एंड डेल्टा n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट अंडरगो द डिके, और डेल्टा n जो है ये डिके या डिसइंटीग्रेशन वाले न्यूक्लियाई हैं इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा n डिके होती हैं, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा n अपान डेल्टा टी, यानी डिके पर यूनिट टाइम। ये जो डिके पर यूनिट टाइम है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल मटेरियल। तो लैंग्वेज में बेटा हमने ऐसे बोल दिया और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आप अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हो तो फिर बेटा यहाँ पर आपने कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा n अपान डेल्टा टी, यानी डिके पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू लेमडा इंटू n। यहाँ पर ये जो लेमडा है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर इसको हम डिके कांस्टेंट बोलेंगे। और ये जो डिके कांस्टेंट या लेमडा है ये प्रॉपर्टी होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल की। ठीक है। जो रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है तो उसका लेमडा वैल्यू ज़्यादा होता है, और जिसकी बेटा डिके रेट कम होता है, कम रेडियो एक्टिव होता है, तो उसकी लेमडा वैल्यू कम होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको अगर रीअरेंज करें तो बेटा अगर हम इस n को इधर ले आएं और टाइम को उधर ले जाएं तो फिर बेटा ये क्या हो जाएगा कि डेल्टा n अपान n भी हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इधर आ गए और टाइम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर चला गया। तो डेल्टा n अपान n इज इक्वल टू माइनस लेमडा डेल्टा टी। आमतौर पर हम यहाँ पर माइनस भी पुट करते हैं, और माइनस बेटा ये शो करता है कि टाइम गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो डिके रेट है ये कम होता जाएगा। ठीक है ना।
यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा एक्टिविटी या जो डिके पर यूनिट टाइम है ये कम होती जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी कम होते जाएंगे। ठीक है, इसको हम आगे जाकर हाफ लाइफ में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा बेटा, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से नेचुरल लॉगरिथम लेकर इसको सॉल्व करें तो फिर ये बन जाएगी n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यहाँ पर ये जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दिस टाइम, एंड एन नॉट जो है इट इज़ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट ओरिजिनली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। बेटा ई जो है ये नेचुरल लॉगरिथम का बेस है और यहाँ पर ये पावर में लेमडा डिके कांस्टेंट और टी जो है टाइम है। ठीक हो गया। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले पर भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए बेटा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके में आपने इस फार्मूले को याद रखना है कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डेल्टा एन अपान डेल्टा टी है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, इसको हम एक्टिविटी भी बोलेंगे। वेयर लेमडा, ये जो लेमडा है इट इज़ अ रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कि ये जो लेमडा है ये डिके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा देखें ये क्या है, ये डेल्टा एन नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो नीचे टाइम है तो ये वाली साइड पर सेकेंड है यानी फ्रीक्वेंसी जैसा, तो इस तरफ भी एन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो डिके कांस्टेंट का जो यूनिट है या जो डायमेंशन है बेटा वो पर सेकेंड या फ्रीक्वेंसी के साथ रिजेंबल करता है। अच्छा आगे चलते हैं। द टोटल डिके रेट ऑफ अ सैंपल यानी डिके पर यूनिट टाइम डेल्टा एन अपान डेल्टा टी इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, किसी भी सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम होती हैं उसको हम उस सैंपल की एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी इज बेक्यूरल। बेटा हेनरी बेक्यूरल के पीछे एक्टिविटी का जो नाम है, एक्टिविटी के जो यूनिट का नाम है वो बेक्यूरल है, एंड इट इज डिफाइंड एज वन बेक्यूरल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वन बेक्यूरल इज इक्वल टू वन डिके पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में एक न्यूक्लियाई डिके या डिसइंटीग्रेट करता है तो उस सैंपल की जो रेडियो एक्टिविटी होगी वो वन बेक्यूरल होगी। ठीक हो गया। इन ओल्डर यूनिट इज ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी इज आल्सो क्यूरी। ठीक है, क्यूरी भी एक कॉमन यूनिट है जो हम यूज करते हैं, एंड वन क्यूरी जो होती है वो बराबर होती है 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल्स यानी डिके पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज होते हैं तो फिर जो एक्टिविटी होती है वो वन क्यूरी के बराबर होती है। ये नाम मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की वजह से पड़ा है जिसने भी रेडियो एक्टिविटी पर बहुत काम किया था। ठीक है, और वन क्यूरी जो है वो उसको हम रिजेंबल करते हैं 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी के साथ, यानी अगर आपके पास 1 ग्राम रेडियम पड़ा हुआ है तो 1 ग्राम रेडियम में से एक सेकंड में इतने न्यूक्लियाई डिके करते हैं। दैट इज़ वाई वी एसोसिएट 1 क्यूरी एज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी होती है वो 1 क्यूरी के बराबर होती है। सही हो गया। इसके अलावा बेटा रदरफोर्ड जो है वो भी जो है एक्टिविटी का यूनिट होता है, और रदरफोर्ड जो है वो 10⁻6 बेक्यूरल के बराबर होता है, यानी 1 रदरफोर्ड जो है वो मिलियन बेक्यूरल के बराबर होता है। ठीक हो गया। सबसे बड़ा जो यूनिट है वो क्यूरी है, उसके बाद रदरफोर्ड है, और सबसे जो छोटा और एसआई जो यूनिट है वो है बेक्यूरल। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि हाफ लाइफ क्या है और मीन लाइफ भी देखेंगे। अच्छा, हाफ लाइफ नाम से ही ज़ाहिर है आधी लाइफ। बेटा जैसे कि शुरू में हमने देखा कि किसी भी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसमें ये प्रेडिक्ट करना कि एक न्यूक्लियाई जो है वो कब डिके करेगा ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इट में डिके एट ए टाइम जब हम देख रहे हैं, और इट में नॉट डिके फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है,
तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने एक टर्म निकाला है जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आपके पास मौजूद हैं उनमें से आधे होने में टाइम कितना लगेगा। अगर 100 हैं तो 100 में से 50 होने में, अगर 80 हैं तो 80 में से 40 होने में, अगर बेटा 75 हैं तो 75 में से 32.5 होने में, सॉरी उसका जो भी हाफ होगा 75 का हाफ क्या होगा 37.5 होने में। तो मतलब कहने का ये कि जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनमें से हाफ नंबर होने में जो टाइम लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, यानी ये देखो हाफ लाइफ को हम T1/2 यानी T हाफ बोलते हैं। इट इज़ द टाइम एट विच n इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ देयर इनिशियल वैल्यूज़। जितनी भी इनिशियल वैल्यू होंगी उसका हाफ वैल्यू होने में जो टाइम लगेगा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज को या रेडियो एक्टिव मटीरियल को, उसको हम उसकी हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो कि जब n जो है वो 1/2 n0 हो जाएगा, यानी जब n की वैल्यू n0/2 हो जाएगी तो टाइम की वैल्यू t हाफ हो जाएगी, यानी टाइम हाफ लाइफ के बराबर होता है जब n जो है वो n0/2 के बराबर होता है। समझ में आया। अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास शुरू में रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के हिसाब से, जिसमें n = n0 e⁻⁻ है, इसमें अगर हम टाइम 1/2 यानी इसमें ये जो टाइम के बदले t 1/2 पुट करेंगे तो ये जो n है इसके बदले हमें n0/2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब n n0/2 होता है तो ये जो टाइम है ये t हाफ लाइफ के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो n0/2 है इसमें से ये यहाँ पर जो n0 आएगा ये n0 इस n0 में कट जाएगा और उसके बाद इसको हम रीअरेंज करके और टेकिंग लॉगरिथम टू बोथ साइड्स अगर हम इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन जो है इसमें से हमें हाफ लाइफ का फार्मूला मिलेगा जो बराबर होगा T हाफ = ln2/dk कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो ln2 है ये नेचुरल लॉगरिथम है, यानी 2 का नेचुरल लॉगरिथम। तो 2 नंबर का नेचुरल लॉगरिथम लेकर इसको हम लेमडा से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाफ लाइफ का फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ये देख लो कि हाफ लाइफ जो है वो डिके कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर मटेरियल का डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी और अगर ये ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम होगी। ठीक है, जिस मटेरियल की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी वो लॉन्ग लिव्ड है और जिस मटेरियल की हाफ लाइफ कम होगी वो शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, अगर बेटा इस ln2 यानी नेचुरल लॉगरिथम 2 का हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो आपको पता है ln2 जो है वो 0.693 है, तो इस तरीके से हाफ लाइफ जो है वो 0.693/डिके कांस्टेंट है। ये देखो हाफ लाइफ का यूनिट सेकंड होता है, तो ये जो डिके कांस्टेंट क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है तो यहाँ से भी हमें ये पता चल रहा है कि डिके कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो होगा बेटा सेकंड इनवर्स, या इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिजेंबल कर सकते हैं।